एंट्री चाहे हीरो की हो या फिर विलेन की, चर्चे तो होते ही हैं। और फिर अमेरिका की नज़र में जब पुतिन जैसा विलेन भारत आ रहा हो तो इसकी खबर मार्केट में फैले ना, ये हो नहीं सकता। भारत आने वाले हैं पुतिन, इसकी खबर जैसे ही बाहर निकली तो सभी न्यूज़पेपर्स ने, सभी अखबारों ने ये छापा कि क्या भारत आने वाले हैं पुतिन। किस ओकेजन पर पुतिन आ रहे हैं भारत, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। और आखिरकार क्या अमेरिका पुतिन को भारत आने से रोक सकता है? क्या पश्चिमी देश पुतिन को भारत आने से रोक सकते हैं, या फिर भारत कामयाब हो जाएगा पुतिन और अमेरिका दोनों को ही एक ही टेबल पर बैठा करके मीटिंग कराने में? चलिए विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जरूरी खबरें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। मेरे प्यारे साथियों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, पुतिन इंडिया में आने वाले हैं। और कब आने वाले हैं, किस ओकेजन पे आने वाले हैं? एक बहुत ही खास ओकेजन है जब यहाँ पर पुतिन पहुंच सकते हैं। देखिए, गारंटीड नहीं है कि वो आ ही जाएंगे, लेकिन संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं इसकी, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद उनका ये दौरा हो सकता है इंडिया में हो जाए। क्यों? क्योंकि G20 की मीटिंग होने वाली है इंडिया में इस साल। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है, आप सभी को पता है। और अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी देश तो पूरे आएंगे ही आएंगे, लेकिन G20 कंट्रीज में चूंकि रूस भी है तो रूस को भी आना ही है। और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगर यहाँ पर आते हैं और पश्चिमी देश भी आएंगे, भारत भी रहेगा, पुतिन भी रहेंगे, यूक्रेन भी रहेगा, तो इन सब मिला करके, यानी कि ये सभी कंट्रीज अगर एक साथ मिल करके मीटिंग सफलतापूर्वक इंडिया के अंदर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट रसिया यूक्रेन वॉर का है वो आने वाले समय में किसी एक निर्णायक मोड़ पे जा सकता है। कहीं ना कहीं इस वॉर को एक नॉर्मलाइज स्थिति में या फिर कम किया जा सकता है धीरे धीरे, अगर एक किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी कंडीशन पे दोनों ही कंट्रीज या फिर दोनों ही जो गुट हैं, जो हमारा रसिया, चाइना और जो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज, ईरान जैसी कंट्रीज का गुट है, वहीं पे जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, उनका जो गुट है, ये दोनों ही गुट आपस में झगड़ने नहीं लगते हैं, लड़ाई नहीं करने लगते हैं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, इस जो रसिया यूक्रेन का वॉर है उसको खत्म करने के विषय में कुछ विचार करते हैं। तो हो सकता है कि संभावनाएं निकल के आए कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे G20 की मीटिंग के अंदर, जो कि इंडिया में होने वाली है। G20 की मीटिंग पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में हुई थी और इस साल वो इंडिया में होने वाली है। देखिए, पूरा एक साल हो चुका है रसिया यूक्रेन वॉर को, उसके बाद से जो रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, बड़े नंबर में सैंक्शंस लगे हैं रसिया के ऊपर, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रसिया झेल रहा है। लेकिन चूंकि इंडिया ने उसको सपोर्ट बहुत ज्यादा किया है, बड़े पैमाने पे इंडिया के द्वारा उसको सपोर्ट मिला है। अगर आप खबरों को ध्यान से देखेंगे तो जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है उसने क्या लिखा, विल पुतिन अटेंड G20 समिट इन इंडिया, क्रेमलिन क्लियर हिज डायरी। वहीं पे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी यही खबर छापी। जो भी और अखबार हैं, चाहे जो भी प्रतिष्ठित अखबार आप देख लीजिए, सभी ने पुतिन के बारे में यही लिखा कि G20 की समिट में, G20 की मीटिंग में इंडिया में प्रेसिडेंट पुतिन आ सकते हैं। मतलब इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम संभावनाएं हैं कि वो इंडिया में आ जाएं। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें ये समझनी होगी कि इंडिया में अगर पुतिन आ जाते हैं तो ये एक तरीके से इंडिया का भी टेस्ट है। कैसा इंडिया का टेस्ट है? इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसका टेस्ट है। जब से रसिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तो हमने, इंडिया ने किसी का कोई पक्ष तो नहीं लिया है, ना ही रसिया का पक्ष लिया, ना ही अमेरिका का पक्ष लिया, बल्कि दोनों ही कंट्रीज ने ये बहुत कोशिश की कि इंडिया को और चाइना को, दोनों ही कंट्रीज को अपने साथ मिला लिया जाए। रसिया ने लाख कोशिश की सस्ता तेल बेच बेच करके इंडिया को अपने साथ में मिलाने की। वहीं पे अमेरिका ने एक तरीके से डेमोक्रेसी का हवाला देते हुए कि भैया हम सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हैं, तुम सबसे बड़े लोकतंत्र हो, तो हम दोनों साथ में मिल जाते हैं, ऐसा कुछ इनके द्वारा कहा गया। लेकिन इंडिया ना तो अमेरिका के साथ गया और ना ही रसिया के साथ गया। उसने कहा कि भैया हम अलग ही रहेंगे, सिंपल रहेंगे, शांति के साथ में, और दोनों के साथ में मिल करके काम करेंगे। अगर अमेरिका तुम शांति से हमारे साथ व्यापार करोगे तो हम तुम्हारे साथ भी करेंगे। रूस के साथ में हमारा तेल का व्यापार चल ही रहा है, वो सस्ता देगा तो हम खरीदते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो यूरोपियन यूनियन को और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज को रसिया से खरीद करके तेल तुम लोगों को रिफाइन करके बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। ये इस तरीके की डिप्लोमेसी इंडिया अभी तक करता आया है। लेकिन क्या आगे भी ये डिप्लोमेसी काम कर दे जाएगी? क्या ये डिप्लोमेसी हमारी कंटिन्यू काम करेगी कि आने वाले समय में हमको किसी भी एक गुट में
शामिल न होना पड़े, क्योंकि दबाव इंडिया के ऊपर धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है, या तो तुम अमेरिका के साइड रहो या फिर रूस के साइड रहो। तो इस तरीके से इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसका भी एक तरीके से ये टेस्ट पेपर सामने आ चुका है, परीक्षा होने वाली है कि क्या दोनों को साथ में लेकर के इंडिया आगे बढ़ सकता है, क्या दोनों को साथ में लेकर के आगे चल सकता है। ये जो भाई साहब हैं, कौन, इनका नाम है वोलोदिमिर जेलेंस्की। जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है इन्होंने एक के बाद एक कई पैतरे आजमाए हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया को और रसिया को दूर किया जाए। और ये सभी लोग, जो भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बाइडेन साहब हों, ऋषि सुनक हों या फिर इमैनुअल मैक्रो हों, सभी ने मोदी जी को बार बार फोन करके कहा कि आप मेरे गुट में आइए ना, कहाँ बैठे हुए हैं वहां पे, आइए हमारे साथ, हम लोग मिल करके रसिया को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इंडिया को पता है कि एक्चुअल में ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिका है, ये लोग किसी के नहीं है। जब तक इनका व्यापार है, जब तक ये लोग अपना फायदा देख रहे हैं कि इनको फायदा दिखाई दे रहा है, तब तक ये साथ में रहेंगे। अदरवाइज उसके बाद ये लोग निकल लेते हैं, यानी कि चले जाते हैं हमें छोड़ करके। यही वो अमेरिका है जिसने इंडिया को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, बल्कि बर्बाद करके रख दिया। हमने जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो अमेरिका ने कहा था क्या, कि हम कभी भी मान्यता आपको नहीं देंगे कि इंडिया एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। तो उस समय पे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर तुमको लगता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो आ जाना युद्ध के मैदान में, तुमको दिखा देंगे कि किसके पास बॉम्ब है और किसके पास नहीं है। यही वो अमेरिका है जिसने सुअरों को खाने वाला गेहूं हमारे लिए भेजा था। तो ये अमेरिका हम कभी भी भूल नहीं सकते। वहीं पे रसिया का जो हमारा दोस्ती है, रसिया के साथ में जो हमारा टाइज है, जो भी एक तरीके से रिलेशंस है, वो बहुत अच्छे रहे हैं आने वाले समय में, और बहुत पहले समय से हमारे इनके रिलेशंस बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि रसिया ने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है। जब अमेरिका और ब्रिटेन ने हमारा साथ नहीं दिया, उस समय पे रसिया ने दिया, और उसी वजह से हमारे पास मैक्सिमम जो एक तरीके से हथियार है या फिर जो भी सप्लाई है आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की, वो रसिया से की जा रही है अभी तक। बड़े पैमाने पे इंडिया के पास जो भी हथियार हैं, चाहे वो सुखोई फाइटर जेट्स हो या फिर मिराज हो, इस तरीके के फाइटर जेट्स हमारे पास रसिया के दिए हुए फाइटर जेट्स हैं, जिनको कि हम यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रसिया और इंडिया की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है और लंबे समय से चलती आ रही है। तो अगर पुतिन G20 की प्रेसिडेंसी के लिए, G20 की मीटिंग में इंडिया आते हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड तो यहाँ पर होगा ही, तो दोनों को मिला करके एक नया, या फिर एक तरीके से एक नया मीटिंग करा करके कुछ नया अध्याय लिखने की कोशिश इंडिया में की जाएगी। किसी न किसी तरीके से नई डिप्लोमेसी के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं उनके दिमाग के थ्रू, अजीत डोभाल के दिमाग के थ्रू, और मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी का जो एक तरीके से एडवाइस देने की कैपेसिटी है, और उनकी जो दूरदर्शी नीतियां हैं, उनकी वजह से उनको साथ में लेकर के एक मतलब कहीं ना कहीं एक नया अध्याय लिखने की, एक नए तरीके की डिप्लोमेसी सामने लेकर के आने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि रसिया और जो वेस्ट है, यानी कि अमेरिका, यूरोप, ये सब एक तरीके से बहुत लंबे समय से बैटल में फील्ड में है कि भैया इंडिया को और चाइना को अपने साथ में मिला लो, किसी भी तरीके से साथ में ले आओ, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर ये रसिया और चाइना, इंडिया और चाइना रसिया के साथ में मिल गए, और अब तो सऊदी और ईरान दोनों जो कि दुश्मन हुआ करते थे, हाल ही में उन दोनों ने भी दोस्ती करने का फैसला ले लिया है। यानी कि रसिया और साथ में चाइना, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये सभी कंट्रीज अगर मिल करके एक साथ हो जाते हैं तो बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी किसको, वेस्टर्न वर्ल्ड को और अमेरिका को। क्योंकि पूरी दुनिया में दो गुट बनते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कौन कौन है, एक तरफ है आपका अमेरिका, जिसको हम यूएस कहते हैं, अंकल सैम, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और जर्मनी हो गया, ये चार कंट्रीज। वहीं दूसरी तरफ आपको मिलेगा रसिया, चाइना, सऊदी अरेबिया और ईरान। ईरान वो कंट्री है जिसके ऊपर भारी मात्रा में सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा। रसिया वो कंट्री है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में अभी इस समय में सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। चाइना, जिससे अमेरिका को डर बना हुआ है, और सऊदी अरेबिया वो कंट्री है जो पहले तो अमेरिका के साथ में था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी मुखालफत करना शुरू कर चुका है, और अब वो कहीं न कहीं उसके अगेंस्ट में रसिया के साथ मिल रहा है और चाइना के साथ में मिल रहा है। तो ये दो गुट साफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इंडिया अभी तक पत्ता खोला नहीं है, उसने डिसाइड नहीं किया है, या फिर एक तरीके से ये नहीं कहा है कि भैया हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बल्कि इंडिया की ये डिप्लोमेसी रही है कि हम तो सबके साथ में हैं, जो अच्छा काम करेगा, जहां से हमारे देश वालों को फायदा होगा, हमारे देशवासियों को फायदा होगा, हम उनके साथ में मिलकर के काम करेंगे, और किसी भी तरीके से हम युद्ध में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा G20 के बारे में हम आपको बता दें कि G20 20 देशों का समूह है, जो कि हर साल
किसी न किसी देश में जिस भी कंट्री को इसकी प्रेसिडेंसी मिलती है वहां पर मिलते हैं और मीटिंग्स की जाते हैं। पिछले साल जो मीटिंग हुई थी वो इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। इंडोनेशिया के बाली में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वहां पर उपस्थित थे। ये सभी कंट्रीज जिसमें अर्जेंटीना हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, कनाडा, यूएसए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, ये सभी कंट्रीज जो कि 20 कंट्रीज G20 के मेंबर्स हैं, वो लोग मीटिंग में आते हैं। लेकिन इनके अलावा वो कंट्रीज भी आती हैं जिनको इनवाइट किया जाता है प्रेसिडेंट नेशन के द्वारा। यानी कि इस समय पे इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो इंडिया अगर चाहे तो और लोगों को बुला सकता है कि आओ और देखो क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे मतलब कि हम डिसीजंस ले रहे हैं, कैसे मीटिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। साथ ही साथ जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हो गया वर्ल्ड बैंक, जैसे कि हो गया IMF, इन सभी कंट्रीज को भी, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी बुलाया जाता है कि आप लोग भी आइए और अपने राय दीजिए, अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइए कि हाँ ये सब चीजें चल रही हैं, ये सब काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ G20 की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि ये जो G20 नेशंस हैं वो 80% तक कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी दुनिया की GDP में। यानी कि इनके द्वारा जो फैसले लिए जाएंगे वो बहुत ज्यादा मायने रखेंगे पूरी दुनिया के लिए। अगर ये लोग मिल करके किसको, रसिया को बैन करने की कोशिश करते हैं या फिर रसिया चाहते हैं कि रसिया को हटा दिया जाए, इस तरीके का कोई स्टेप लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। क्योंकि फिर रसिया शांत तो बैठेगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा, कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। और अगर शांतिपूर्वक तरीके से रसिया और अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड जो भी है, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, इन सभी कंट्रीज इंडिया में आकर के सफलतापूर्वक प्रेसिडेंसी या फिर G20 की मीटिंग सफलतापूर्वक हो जाती है, तो ये इंडिया की डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा कि हाँ हम ये करवा चुके हैं और हमने ये करवा दिया है। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।